नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे भारत चीन संबंधों की। इस मुद्दे पर बात इसलिए करेंगे क्योंकि हाल ही में भारत और चीन ने अपने संबंधों में सुधार लाने और आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए बीजिंग में एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने और कैलाश मानसरोवर यात्रा को बहाल करने जैसे विषयों पर चर्चा हुई। साथ ही द्विपक्षीय संबंधों को अधिक स्थिर और बेहतर बनाने के लिए अलग अलग पहलुओं पर सहमति बनी। इस बैठक में दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। इस बैठक में दोनों पक्षों ने एक दूसरे की चिंताओं और प्राथमिकताओं को समझने और संबंधों को स्थिरता की ओर ले जाने के लिए चरणबद्ध तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने की बात कही है। भारत और चीन के बीच इस वार्ता के क्या मायने हैं, मुद्दा आपका में इस पर चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। भारत के पूर्व राजदूत वीरेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्वी एशियाई अध्ययन केंद्र के प्रोफेसर श्रीकांत कोंडापल्ली जी से। श्रीकांत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। और मैं शुरुआत श्रीकांत जी आपसे ही करूंगा क्योंकि एक अच्छा संकेत, सकारात्मक संकेत भारत और चीन के बीच संबंधों को बेहतरी की ओर ले जाने के लिए जिस चरणबद्ध तरीके से बातचीत की बात हो रही है, आप कैसे देखते हैं इसको, क्या मायने हैं इसके? पिछले साल अप्रैल में प्रधानमंत्री जी का एक इंटरव्यू थी न्यूज़वीक में, और उसके बाद इस महीने 16 तारीख एक पॉडकास्ट में भी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव करना चाहते हैं बायलैटरल रिलेशंस को चीन के साथ, क्योंकि अभी 5 साल हुई जो गलवान का जो इंसिडेंट हुई 2020 में जी। और उस समय हम मोबिलाइज़ किया था हमारा ट्रूप्स को। सीमा विवाद के बारे में बहुत जटिल समस्या उठी उस समय। तो अभी एक रिलैक्सेशन हुई एक अक्टूबर 21 तारीख पिछले साल, और उसके बाद अक्टूबर 23 खजान में दोनों लीडर्स के मीटिंग में ये तय हुआ कि अभी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग्स का जारी करना है जी। और सारे जो बायलैटरल इश्यूज़ पर जो मुद्दे हैं, जैसे कि आपने कहा मानसरोवर यात्रा या वाटर हाइड्रोलॉजिकल डेटा एक्सचेंज या डायरेक्ट फ्लाइट्स या वीज़ास के बारे में, ये सारे अभी डिस्कशन हो रही है। जो पेचिंग में जो हुई अभी WMCC मीटिंग का, इसमें भी ये तय किया कि हम तुरंत बायलैटरल रिलेशंस का बारे में डिस्कस करना है, और अगले जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग होगी इस साल, उसमें भी ये सारा डिस्कस करके कुछ नतीजा निकालना है। जी बिल्कुल। वीरेंद्र जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा क्योंकि जो हाल ही में मीटिंग हुई है, जो बैठक हुई है, उसमें एक बात पर सहमति बनी और मुझे लगता है ये एक अच्छा संकेत है। एक दूसरे की चिंताओं और प्राथमिकताओं को समझने और संबंधों को स्थिरता की ओर ले जाने के लिए चरणबद्ध तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाना। इसके क्या मायने हैं, क्योंकि मामला कूटनीति से जुड़ा है, इसका क्या संदेश है? बट हमें सावधान रहना पड़ेगा। चाइना का ट्रैक रिकॉर्ड कोई बहुत ज्यादा इंकरेजमेंट नहीं देता है, और मुद्दा बहुत सेंट्रल है कि क्या चाइना इस चीज के लिए तैयार है कि इंडिया भी उभरता पावर है और इंडिया भी एक ग्रोइंग उसका दुनिया के पटल में एक स्थान बन गया है। तो हमने शुरू से चाइना का राइज जो है एज ग्लोबल पावर एक्सेप्ट किया, बट वी वर होपिंग कि साइमल्टेनियस राइज होगी और उसको चाइना एक्सेप्ट करेगा। चाइना ने इस बात को कभी भी कबूल नहीं किया जी। तो मुद्दे की बात यह है, इंडिया की तरफ से प्रधानमंत्री ने कहा, जयशंकर जी ने भी संकेत दिया है कि अक्टूबर 24 के बाद
इम्प्रूवमेंट हो रहा है, नजर आ रहा है। और ये जो स्टेप्स लिए गए हैं इसमें बहुत सारी चीजों का जिक्र किया गया है, मैं उसके बारे में बाद में बात करूंगा। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है कि हमको ये कहा गया है कि हमारी प्रायोरिटीज, हमारी सेंसिटिविटीज, तो बहुत सारे मुद्दों पे हमारी सेंसिटिविटीज हैं जिसमें चाइना ने बहुत बेरुखी का उनका जो है जी जी वीरेंद्र जी, नॉट बहुत सारी जगहों पे बेसिकली मुद्दा यह है कि इंडिया एक दुनिया में अपने साइज के हिसाब से एक रोल अदा करना चाहता है। आप समझ लें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप इंडिया की आज लेजिटिमेट उसका हक बनता है। उसका साइज ऑफ द कंट्री, हमारी इकोनॉमिक पोटेंशियल, हर तरीके से देखें तो इंडिया को यूएन परमानेंट मेंबरशिप होना चाहिए। लेकिन उसमें बहुत सारे कंट्रीज अपोज कर रहे हैं। उन कंट्रीज का लीडर कौन है? चाइना। चाइना सबसे ज्यादा एक्टिवली अपोज करता है कि इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिले। जी, चाइना ने हमको एनएसजी मेंबरशिप भी देने के लिए बहुत रोकथाम लगाई हुई है। तो हर तरीके से चाइना हमको फ्रस्ट्रेट करता रहता है। जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, और बहुत सारे मुद्दे हैं उन पे बात हो सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तमाम ये चाइना का रवैया, जब तक कि चाइना में ये सोच नहीं बदलेगी कि वो ये एक्सेप्ट करें, स्टेटमेंट में जरूर आता है बट मैं स्टेटमेंट नहीं देखना चाहता हूं। स्टेटमेंट में है, स्टेटमेंट में लिखा गया है कि चाइनीज प्रेसिडेंट ने बोला है कि इंडिया और चाइना दोनों ग्लोबल साउथ के बड़े प्रोमिनेंट 1.4 बिलियन के पॉपुलेशन वाले देश हैं और इन लोगों को साथ में रहना चाहिए। ये सब तो बातें हम करते रहते हैं, लेकिन ऑन द ग्राउंड अभी आगे चलने के हफ्तों में, आगे महीनों में क्या चाइना से हम इस तरह के सलूक, बदला हुआ सलूक देखेंगे? बिल्कुल, ये बहुत इसको बहुत ध्यान से हमको जो है परखने की जरूरत है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, चीन को भी ये समझना पड़ेगा कि भारत जो आर्थिक दृष्टि से तेजी के साथ आज दुनिया की एक अर्थव्यवस्था बन के उभर रहा है, उसके भी अपने मायने हैं। आज भारत को हल्के ढंग से दुनिया में नहीं ले सकता कोई भी देश। श्रीकांत जी, प्राथमिकताओं की बात है, चिंताओं की बात है। अगर भारत की मैं बात करूं, ये बात सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने या विदेश मंत्री जयशंकर जी ने हमेशा इस बात पे जोर दिया कि भारत चीन सहित अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को बेहतर बनाना चाहता है, मधुरता चाहता है और पूरे इस क्षेत्र में शांति और विकास चाहता है। व्यापार की दृष्टि से चीन के साथ रिश्ते बेहतर हैं, व्यापार दोनों के बीच होता है। लेकिन जहां तक संबंधों की बात है, गलवान घाटी की बात आपने की, सीमाओं की अगर मैं बात करूं तो वो कंसर्न जो हैं वो भारत के ज्यादा हैं। कैलाश मानसरोवर की बात हो, सीधी उड़ानों की बात हो या सीमाओं की सुरक्षा की बात हो, उनको लेकर जो चीन का नजरिया रहा है, जिस तरफ वीरेंद्र जी इशारा कर रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? एम्बेसडर गुप्ता सही कह रहे हैं कि चीन का जो विचारधारा है भारत के राइज को वो मानना नहीं चाहते हैं। वैसे ही जॉइंट स्टेटमेंट्स में उन्होंने कहा है कि हम साइमल्टेनियसली राइजिंग देश हैं, फिर भी वो कुछ ना कुछ करते हैं कि हमें बहुत सारा दिक्कत आ जाती है। जैसे कि गलवान जी, उससे पहले हमारे दोनों जो लीडर्स वुहान में मिले हैं और उसके बाद चेन्नई में जो महाबलीपुरम में मुलाकात हुई, जो इनफॉर्मल समिट मीटिंग्स पे ये सारे बात उन्होंने कहा है कि हम बॉर्डर स्टेबिलिटी चाहते हैं या दोनों देश के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको बढ़ाना चाहते हैं। ये सारा उन्होंने कहा। फिर भी हम गलवान का इंसिडेंट देखने हुआ था और जिसमें कुछ 20 लोगों का घायल हुई, हमारे जो जवान के। तो एक सिग्नल चीन ने दिया है कि जो जॉइंट स्टेटमेंट्स में जो स्टेटमेंट्स होता है और रियलिटी में वो बहुत फ़र्क होता है दोनों चीज़ पे। तो गुप्ता जी जो कह रहे हैं वो सही है कि हम चीन का पहले वी कैन ट्रस्ट बट वी हैव टू वेरीफाई देयर स्टेटमेंट्स एंड अदर्स। तो एक चीज़ ये है। दूसरा चीज़, चीन में जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो विचारधारा अलग है, उसका जो PLA पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, उसका जो सैनिक का
उसका विचारधारा अलग है। तो पहले जो कम्युनिस्ट पार्टी का वो चाहते हैं कि सारे एशिया और ग्लोबल लेवल पे उनका लीडरशिप लागू करना चाहते हैं। जैसे कि 19th कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस में उन्होंने बयान किया कि हम सेंटर स्टेज ऑक्यूपाई करना चाहते हैं। तो अभी चीन और अमेरिका के बीच में जो झगड़ा है ये 19 कम्युनिस्ट पार्टी के जो रेजोल्यूशन का उसका उसी वजह से हुई। तो इसके वजह से वो एशिया में भी लीडरशिप पाना चाहते हैं, जिसमें हमारा बहुत सारे कठिन विषय आ जाता है, जैसे कि गलवान का जो विषय या हिंदू महासागर के जिसमें जो चीन घुसपैठ हो रहे हैं उसका भी एक नतीजा है। और तकनीकी या आपने ट्रेड रिलेशंस में भी बताया, पिछले साल हमारा 118 बिलियन डॉलर का ट्रेड थी, लेकिन चीन का जो एक्सपोर्ट्स है 101 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट्स भारत के दौरान। तो बहुत घाटा लगा जिस वाणिज्य में, कुल मिलाकर करीब 80 बिलियन डॉलर का घाटा हुआ भारत को इस वाणिज्य के जो रिलेशन में। तो हम ये चाहते हैं कि चीन भारत में इन्वेस्ट करना चाहिए, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स बनाना चाहिए। ये 2014 में जब प्रेसिडेंट शी जिनपिंग आया था दिल्ली, उस समय उन्होंने ये भी मेंशन किया कि हम पुणे में और अहमदाबाद में मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स बनाना चाहते हैं, लेकिन अभी तक कुछ प्रोग्रेस उस पर कुछ नहीं हुआ। तो हमें लग रहा है कि ये जो वाणिज्य के जो ट्रेड डेफिसिट ये बढ़ते रहें और हम इसके लिए कुछ देखना पड़ेगा, इसका इलाज क्या करना है। जी बिल्कुल, व्यापार का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है भारत और चीन के बीच। लेकिन वीरेंद्र गुप्ता जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां जो हैं, जिस प्रकार का अमेरिका का रुख चीन को लेकर उभर के सामने आया है, ट्रंप का जो रुख उभर के सामने आया, खासतौर से टैरिफ जिस तरह से बढ़ाए हैं ट्रंप जी ने चीन को लेकर, उसके बाद क्या चीन को भी लगता है जिन चिंताओं की बात, जिस प्राथमिकता की बात हो रही है, क्योंकि भारत की प्राथमिकता तो आतंकवाद का मुद्दा है, जिसको चीन कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ मिलकर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना रुख दिखाता है वो सबको मालूम है, विस्तारवादी सोच जो चीन की है वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। आप कैसे देखते हैं चीन की ओर से जो प्राथमिकताओं की बात है, चिंताओं की बात है, आप कैसे देखते हैं इन मुद्दों को? कौन से मुद्दे हैं ये? हम एक इंटरकनेक्टेड दुनिया में रहते हैं जी, और जो अमेरिका और चाइना के रिलेशनशिप हैं जी, उसमें उथल पुथल आ रही है। शर्तिया इनफैक्ट प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद उन्होंने जो है ग्लोबल जियो स्ट्रेटेजिक जो स्ट्रक्चर है उसका कंस्ट्रक्ट बदलने की कोशिश कर रहे हैं। पहले अमेरिका में सारा रशिया सेंट्रिक था, रशिया वाज कंसिडर्ड द मेन एनिमी और उसके इर्द गिर्द दुनिया को बनाया गया था जो जियो पॉलिटिकल कॉन्स्ट्रक्ट। अब ट्रंप ने आके ये कहा, वो पहले भी यही बात कहते थे कि रशिया से अमेरिका को और दुनिया को नो लॉन्गर इतना खतरा नहीं है, और जो सबसे बड़ा खतरा है वो है चाइना से और इंटरनेशनल टेररिज्म। वो तो साफ साफ इस्लामिक टेररिज्म की भी बात करते हैं जी। तो इन दोनों इश्यूज से खतरा है। चाइना को उन्होंने फ्रंट रैंकिंग एनिमी नंबर 1 इन अ सेंस डिक्लेयर किया है। तो चाइना में जरूर उथल पुथल है और इस सिचुएशन में ये शायद पॉसिबल है कि चाइना को आप प्रेशराइज कर रहे हैं, चाइना इज फोर्स्ड टू लुक एट अदर कंट्रीज। अब चाइना सबसे दुश्मनी तो नहीं कर सकता है जी, और अमेरिका से बहुत प्रेशर है। क्वाड भी जो ग्रुपिंग है ये कोई मिलिट्री ब्लॉक नहीं है, जैसा डायलॉग ग्रुपिंग है, और उसकी तरफ से भी चाइना को बहुत चिंता है। तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि चाइना कुछ इनिशिएटिव दिखाए, कुछ रिस्पॉन्स दिखाए कि इंडिया के साथ आगे बढ़ना है। लेकिन मैं एक और मुद्दे पे जिसपे कि कोंडापल्ली जी ने जिक्र किया, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, छोटा मुद्दा नहीं है, ट्रेड डेफिसिट। देखिए चाइना इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, और बट वो ट्रेड हमारे फायदे की चीज ही नहीं है।
$85 बिलियन ट्रेड डेफिसिट। माने समझे, हम लोग सिर्फ 16 बिलियन एक्सपोर्ट करते हैं और वहां से आता है 101 बिलियन। तो जैसे ट्रंप ने, अब जितना भी ट्रंप को मैवरिक समझे दुनिया वाले और बोले कि वो इरेटिक बिहेव कर रहे हैं और दुनिया के जो है रूल्स बेस्ड ऑर्डर को डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है जी। ट्रंप ने ये बोला है कि वो अमेरिका के हक में काम करेंगे। तो अगर उस एनालॉजी को अप्लाई किया जाए तो आई थिंक वी ऑट टू पुट लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन चाइनीज एक्सपोर्ट्स टू इंडिया। जो चाइना का जो सामान आ रहा है और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, पंखे, लाइटें, सब चीजें वहीं से चाइना से आ रही हैं। और सोलर पैनल्स, इससे हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो टोटली इमैसिएटेड हो गई है। तो ये सोचना पड़ेगा सरकार को कि किस तरीके से चाइना के इस ऑनस्लॉट से हम बचें, कि चाइना के गुड्स पे या तो टैरिफ लगाएं और एक्स्ट्रा, या फिर अच्छा, हमने कई बार उठाया है, हर डायलॉग में, हर टॉक्स में चाइना से बात उठती है कि भाई आप इसका कुछ सॉल्यूशन निकालिए। वो जो है लिप सिंपैथी करते हैं, कुछ डायलॉग, कुछ बातें करते, लेकिन उन्होंने सिंसियरली कुछ नहीं किया जी। और हमारे अगेंस्ट नॉन टैरिफ बैरियर्स भी लगाते हैं, जिससे कि इंडिया का सामान ना आ पाए वहां पे। और तो ये बहुत चिंता की विषय है। और ये जी बेनन जी, बिल्कुल बिल्कुल अगर होती रहती है, जियो पॉलिटिक्स चलती रहती, लेकिन ट्रेड जो है इस जी बिल्कुल बिल्कुल। वीरेंद्र जी, श्रीकांत जी, इस मुद्दे को अगर मैं समझना चाहूं, ट्रेड से आगे बढ़ते हैं हम, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण बात कही है वैश्विक संदर्भ में जियोपॉलिटिक्स की जब हम बात करते हैं, क्योंकि अगर आसपास के, भारत के आसपास के, अगर मैं बात करूं देशों की, चीन की जो सोच रही है वो भी एक बड़ा अहम मुद्दा है। और प्रधानमंत्री जी ने जिस पॉडकास्ट की बात आपने की, हाल ही में जो उनका पॉडकास्ट हुआ है, उसमें उन्होंने कहा कि भारत और चीन के जो संबंध हैं, जो रिश्ते हैं, वो वैश्विक स्थिरता के लिए जरूरी हैं, दुनिया के विकास के लिए जरूरी हैं, शांति के लिए जरूरी हैं। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री जी चीन के साथ रिश्तों को बहुत बड़े संदर्भ में देखते हैं, क्योंकि दोनों देश, भारत आर्थिक दृष्टि से तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है, चीन की भी अपनी अर्थव्यवस्था है। तो ऐसे संदर्भ में जब भारत और चीन मिलकर दुनिया की अर्थव्यवस्था को, वैश्विक स्थितियों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, आप कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री जी के इस कथन को? अगर भारत 6-7% का जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स बनाना चाहते हैं, तो हम एक स्टेबिलिटी चाहिए हमारा नेबरहुड में, हमारा जो एक्सटेंडेड नेबरहुड में भी, क्योंकि 2 साल पहले जो सामरखंड में प्रधानमंत्री ने प्रेसिडेंट पुतिन से कहा है कि ये दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर वॉर, इट इज़ फॉर पीस। शांति रखने के लिए उन्होंने बताया उस समय। तो मुझे लग रहा है कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि नेबरहुड स्टेबिलिटी हम चाहते हैं। लेकिन चीन का जो जैसे कि अगर नेपाल में देखें, जो प्रधानमंत्री ओली का विज़िट थी पिछले साल, तो उन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को माना था और चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स को इनवाइट कर रहे हैं। वैसे ही भूटान में उनका कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस है ही नहीं, लेकिन फिर भी बहुत सारे टूरिस्ट चीन से जा रहे हैं और टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स को उन्होंने कब्ज़ा में रखा। या बांग्लादेश में आज CEO यूनुस पेचिंग में है और बहुत सारे एग्रीमेंट्स उन्होंने साइन किया था, जो जिसमें हमें कुछ खतरा भी है कि जो तीस्ता रिवर के जो ड्रेजिंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर या कुछ मैरीटाइम पोर्ट्स के बारे में उन्होंने 2 सबमरीन्स उनको बेचा था, वो भी एक कंसर्न है भारत के लिए। और श्रीलंका में भी ऐसे ही चीन ने कोशिश कर रहे हैं, या मालदीव्स में। पाकिस्तान तो वैसे ही है, आपने जिक्र किया कि न्यूक्लियर वेपन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स या जो आतंकवाद के जो उन्होंने सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि जाकिरुल रहमान के केस में या दूसरे जो आतंकवाद के बेस में जो
सिक्योरिटी काउंसिल का 1267 कमेटी जो थी, अल-कायदा कमेटी, जिसमें भारत के खिलाफ चीन ने बहुत बार उन्होंने कुछ कोशिश किया आतंकवादों को सपोर्ट करने में। तो ये सारे चीज़ देखने से हमें लगता है कि नेबरहुड स्टेबिलिटी हो नहीं पाएगा, क्योंकि चीन का विचारधारा अलग है जी। क्योंकि वो एक लीडर बनना चाहते हैं आसिया में या ग्लोबल लेवल पे। तो हमें एक फ्रिक्शन पॉइंट्स यहाँ पे है जो हमको इसके एक हल निकालना पड़ेगा, जैसे कि क्वाड हैं या दूसरा जो अरेंजमेंट्स हमने किया हिंदू महासागर में या दूसरा जगह पे। तो इसके बारे में हम और कुछ सोचना पड़ेगा, और जो रिलेशंस, चीन के रिलेशंस को वो रेगुलर करते हुए, लेकिन स्टेबिलिटी हम चाहते हैं जी। हम स्थिरता चाहते हैं, संबंधों को भारत बेहतर भी बनाना चीन से चाहता है। प्रधानमंत्री जी ने भी कई मंचों से इस बात को स्पष्ट किया और विदेश मंत्री जयशंकर जी ने भी स्पष्ट किया, लेकिन एक बड़ा बदलाव दिखा है चीन के साथ संबंधों को लेकर। भारत अब हर मामले में जो भारत के हित हैं, जो भारत का पक्ष है, उसको भी भारत प्राथमिकता के साथ चीन के सामने रख रहा है। अब केवल चीन अपनी बात कहे, चीन अपनी बात मनवाए, बात एक तरफा नहीं। इस कूटनीतिक जो पहल है, जो विदेश नीति है भारत की चीन के संदर्भ में, इसको आप कैसे देख रहे हैं? बहुत सारे विश्लेषक कहते हैं कि एक एसिमेट्रिक रिलेशनशिप है, क्योंकि चीन का जो जीडीपी है वो कुछ 19 ट्रिलियन डॉलर के जीडीपी हैं और भारत के 4 ट्रिलियन डॉलर्स के। तो विश्लेषक कहते हैं कि एक एसिमेट्रिक रिलेशनशिप बना हुआ है, और उनका जो डिफेंस बजट है कुछ 450 बिलियन डॉलर का, हमारा कुछ 80 बिलियन डॉलर का। तो इसमें एसिमेट्रिक में आपका गुंजाइश का जगह जो है वो बहुत कम होता है। तो इसी वजह से हमको भी चीन का बात सुनना पड़ेगा। कहीं जो मल्टीलैटरल ग्रुपिंग्स में, एससीओ में या ब्रिक्स में या दूसरा जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस में, इंस्टीट्यूशंस में, तो हमारा जो स्पेस है वो भी बहुत कम है। अगर आप अमेरिका के साथ जाना चाहते हैं या रूस या चीन, जो मल्टीपोलैरिटी कहते हैं वो, ये हमारा जो गुंजाइश का जो स्पेस है बहुत कम है वो। जी, जाहिर सी बात है, बात चाहे सीमाओं का मामला हो या आतंकवाद का मुद्दा हो, पाकिस्तान के साथ चीन का संबंध जो आतंकवाद को लेकर रहा है, खास तौर से भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन को इस बात को बड़ी सख्ती के साथ कई बार कहा है कि आतंकवाद के मुद्दे पर चीन का दोहरा रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं वीरेंद्र जी आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं गुप्ता जी, क्योंकि बात जो हाल में मीटिंगें हुई हैं उसमें एक बात ये उभर के आई, जो सहमति बनी कि मीडिया और थिंक टैंकों के बीच आपसी बातचीत हो, जो राजनयिक संबंध हैं जो भारत और चीन के बीच, उनको और मजबूत किया जाए। इन 3 पहलुओं को आप कैसे देखते हैं? सीधी उड़ान की बात है। देखिए, ये बहुत ही अहम मुद्दा है जी। मैं इसके बारे में जिक्र करना भी चाहता था जी। कि जो स्टेटमेंट इशू हुआ है उसमें सबसे पहला जो दर्ज किया गया है कि पीपल टू पीपल एक्सचेंज। तो कई दफा रिलेशनशिप्स में उस कॉन्स्टेंट्स होते हैं, लेकिन जो अल्टीमेटली डिसाइड करता है कि रिलेशनशिप कैसे आगे बढ़ेगी वो पीपल टू पीपल कनेक्शंस। अब देखिए, इंडिया में बहुत सारे लोग, पहली बात तो ये है कि हमको, जो प्रोफेसर साहब ने कहा कि एसिमेट्रिक रिलेशनशिप एक तरीके से सही है। अगर आप पैरामीटर्स को, मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स को कंपेयर करें तो हम चाइना से काफी पीछे हैं, लेकिन इस कंडीशन में नहीं है कि चाइना हमको 62 की तरह से मात दे सके जी। और प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में बहुत सारे लोग
पर्टिकुलरली चाइना स्पेशलिस्ट्स और जो कि पॉलिसी को बना रहे हैं और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उनकी मानसिकता जो है वो पहले से ही हारी हुई है। जी, पहली दफा हमने डोकलाम स्टैंड ऑफ में देखा कि इंडिया ने आई बॉल टू आई बॉल उनको टकराव दिया, और ऐसा नहीं हुआ कि चाइना आगे बढ़ गया और हमको धकेल दिया पीछे। जी, हम अपनी जगह पे खड़े रहे। तो सबसे पहले पता चला, और आज आर्मी भी कहती है, हमारे मिलिट्री भी कहती है कि हमारी प्रिपेयर्डनेस है और हम चाइना को टक्कर दे सकते हैं। हमारा ये इंटेंशन नहीं है कि हम चाइना को अटैक करके और कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो जमीन उन्होंने ली हुई है उसको वापस कर लें। बिल्कुल वीरेन जी, क्योंकि मुद्दा यहां पर भारत चीन संबंधों का है। भारत ने हमेशा उम्मीद इस बात की बांध के रखी और हमेशा चीन से कहा कि दोनों देशों के बीच बेहतर संबंध हो, लेकिन भारत की प्राथमिकताओं को, भारत की चिंताओं को, भारत के महत्व को चीन को अब समझना भी पड़ेगा, मानना भी पड़ेगा। जैसा आपने कहा, भारत 60 के दशक का भारत नहीं है। भारत आज आर्थिक शक्ति है, भारत सैन्य शक्ति है। इस बात को चीन को समझना पड़ेगा। श्रीकांत जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। वीरेन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।